So today I discuss about mm, next important disease related to the musculoskeletal system, that is arthritis. So as our all we know, arthritis is the inflammation of joint. किसी भी कारण से अगर joint का inflammation होता है, that is known as arthritis. And if there are several joints, there is inflammation of several joints at a time, then it is known as polyarthritis. So arthritis means there is inflammation of joint. Polyarthritis means inflammation of joint in at a time in several places or several joints. If affected at a time, then it is known as polyarthritis. So, arthritis, otherwise known as osteoarthritis, or particularly in dog and cat, it is known as a degenerative joint disease. DG, DJD. That is degenerative joint disease. So, it is also known as degenerative joint disease in pet animal or osteoarthritis. So, particularly in dogs and cats, this जो है सर कुछ बच्चे वेटिंग में है, एंट्री दे दीजिए। शो करने कर रहा है। जब भी find a particular बता रहा है। find कौन सा करते हैं। वेटिंग में है। ठीक है, बीच में जैसे जैसे आएंगे ना लोग ले लेंगे उनको। तो in dogs and cats, degenerative joint disease means bone, muscle, tendons, ligament, or joint changes that have occurred as a result of joint instability. 7 people in Britain. Okay. Okay. Right. Okay. थोड़ा सा सुनो तो। Seven people entered in the waiting. सुनो तो, क्लास कर रहे हो जी? अरे सुनो तो, वहां से क्या कर रहे हो? थोड़ा देखो तो वेटिंग रूम में क्यों नहीं ये ऐड करने वाला जो ऑप्शन आता है क्यों नहीं आ रहा है? एक सेकंड देख रहे हैं।
ये वेटिंग रूम में जो है, ये यहाँ दिखा रहा है ना, ये 9 पार्टिसिपेंट दिखा रहा है, बहुत सा वेटिंग में ये दिखाता था ना ऊपर में। अच्छा, एडमिट ऑल स्टॉप कर रहे थे, आ नहीं रहा था, आ रहा है एडॉप्ट कर दूं, उसमें नहीं दिखा रहा था। So in dogs and cats, degenerative joint disease means bone, muscles or tendons, ligament or joint changes that have occurred as a result of joint instability or structural unsoundness. किसी कारण जो है joint की instability होती है, आइदर जो है चेंजेस होता है या बोन, मसल या टेंडन या लिगामेंट में, और इस तरह से जो कोई स्ट्रक्चरल अनसाउंडनेस डेवलप होता है। जो साउंड मीन्स जो नॉर्मल जॉइंट फंक्शन कर रहा है, अनसाउंडनेस मीन्स कोई एबनॉर्मलिटी जिसमें जॉइंट का फंक्शन जो प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो दैट्स जो है लीड्स टू द और दैट इज नोन एज डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। The body attempts to rectify instability by forming extra bone at around affected joint. जब भी इस तरह का कोई चेंजेस होता है, इस तरह की दिक्कत होती है, तो बॉडी अटेम्प्ट टू रेक्टिफाई, बॉडी इटसेल्फ जो है उसको रेक्टिफाई में सुधारना चाहता है इस इनस्टेबिलिटी को। जैसे मीन्स वस्तुतः हम जब डायरिया होता है तो डायरिया होता है तो क्या होता है, बॉडी उसको रिस्टोर करना चाहता है। जैसे ही जो है वाटरी फिशेज आता है, तो जैसे ही वाटर की कमी होती है तो अदर्स बॉडी सोर्स से वहाँ पे वाटर बढ़ता है, तो उसको रेक्टिफाई करना चाहता है और जो पॉजिटिव एजेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालना चाहता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वाटर का भी लॉस होता है और डिहाइड्रेशन कारण डेथ होता है। सेम्स लाइक जो है इन्फ्लामेशन, इन केस ऑफ इन्फ्लामेशन, ये देयर इज इन्फ्लामेटरी चेंजेस टू जो है कोई भी इन्फेक्शस एजेंट को जो है मारने के लिए जो WBC काउंट है एट ए सडन जो है जहाँ पर ट्रॉमा अपीयर हुआ है वहाँ पे बहुत काउंट बढ़ाना रहता है ताकि वहाँ पर मैक्रोफैगोसाइटिक इफेक्ट है बहुत बढ़ जाए, तो बॉडी अपना डिफेंस लाता है। ठीक इसी तरह से जो द बॉडी अटेम्प्ट टू रेक्टिफाई इस इनएस्टेबिलिटी को रेक्टिफाई करना चाहता है, और इस रेक्टिफाई करने के चक्कर में क्या होता है, देयर इज फॉर्मिंग एक्स्ट्रा बोन एट अराउंड अफेक्टेड जॉइंट। जो पर्टिकुलरली जिस जॉइंट जो अफेक्टेड है उसमें एक्स्ट्रा बोन उस जॉइंट के अराउंड डिपॉजिट हो जाता है, जो कि आगे चल के और दिक्कत करता है। देयर इज ऑल्सो इन्फ्लामेशन विथ ए स्नोबॉल इफेक्ट दैट टेंड टू मेक इटसेल्फ वर्स ओवर टाइम। और इस कारण जो है, इस जो है रिस्टोरेटिव एक्शन के कारण जो है धीरे धीरे प्रॉब्लम जो है और बढ़ जाती है, एंड इट इज नोन एज जो है डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, क्योंकि जॉइंट में यहाँ पे चेंजेज आता है लॉन्ग टर्म। द इम्पॉर्टेंट इटियोलॉजी फॉर डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज और आर्थराइटिस इज वन इज इंजुरी। इंजुरी हो सकता है इफ देयर इज जो है ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, किसी तरह से जो है ट्रॉमा जो है ब्लंट ट्रॉमा लगता है, ब्लंट फोर्स के कारण ट्रॉमा लगेगा। शार्प फोर्स के कारण ट्रॉमा होगा, वहाँ पर जो है क्या होगा, वहाँ पर जो है अदर तरह की इंजुरी होगी, कट जाएगा। लेकिन ब्लंट फोर्स ट्रॉमा किसी कारण से बहुत धक्का से चोट लगा है, तो दैट इज ब्लंट फोर्स, जिसमें शरीर का कोई पार्ट अंग तो कटेगा नहीं, लेकिन जो है वो फोर्स जो है कहीं न कहीं हानि होगा। तो इस तरह का चोट अगर लगता है, ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। हिट बाई कार, अगर डॉग कैट को कार के हिट के कार करने के कारण उस तरह का जॉइंट पे चोट लगता है, या एथलेटिक टाइप इंजरी, बहुत से डॉग के साथ भी खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, उसके कारण कहीं आप मारते हैं, फेंकते हैं, उसके कारण कहीं जॉइंट पे अगर डॉग को लगता है, इस तरह की एथलेटिक टाइप इंजरी होती है, या किसी कारण से लिगामेंट टॉर्न होता है। तो दिस टाइप ऑफ इंजरी आल्सो जो है प्रोड्यूस आर्थराइटिस। देयर इज अदर कॉज फॉर आर्थराइटिस इज द हेरिडिटरी। हेरिडिटरी हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, जो
ऑफ स्प्रिंग में पेरेंट के द्वारा जाता है। तो डॉग कैट में भी ऐसा है। फीमेल्स में भी जो है अर्थराइटिस हेरिडिटरी भी होती है कि अगर पेरेंट्स को हैं, मदर या फादर किन्हीं को हैं, तो उनके बच्चे को होता है, दैट इज हेरिडिटरी। इसका कोई सक्सेसफुल इलाज नहीं है। तो हेरिडिटरी भी हो सकता है अर्थराइटिस, और पार्टिकुलरली इन केस ऑफ डॉग एंड कैट, पार्टिकुलरली डॉग में हिप डिस्प्लेसिया, ये जो है हेरिडिटरी है। अगर किसी डॉग को है तो उसके बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है। देयर इज बैटलर लक्सेशन, बैटलर लक्सेशन की हेरिडिटी है। एल्बो डिस्प्लेसिया, ये भी जो है हेरिडिटी है। तो arthritis may be due to hereditary cause and acquired और डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के दौरान भी एक्वायर्ड होता है। लाइक जो है ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकेंस और एंगुलर लिम्ब डिफॉर्मिटी। तो इंजुरी कारण भी हो सकता है, हेरिडिटरी कॉज भी हो सकता है, और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के कारण भी हो सकता है। तो दी थ्री आर इम्पॉर्टेंट जो है etiology फॉर जो है अर्थराइटिस इन पेट एनिमल। ये पेट एनिमल में इम्पोर्टेंट जो है कॉज है। किसी भी कारण से अगर होता है डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, तो रिगार्डलेस द काउज, जब भी डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज होगा, इसमें इम्पोर्टेंट सिम्टम्स आएगा क्रॉनिक पेन, पेन होगा, एंड देयर इज लैमनेस। इसको कैसे हम पेट में देखेंगे? हम जो है वॉक कराएंगे, दौड़ाएंगे, वॉक कराएंगे, तो ओनर खुद रिपोर्ट करता है। अगर बहुत सीवियर होगा तो आप तो चलवाएंगे धीरे धीरे भी, जैसे ही वॉक कराते हैं तो लैमनेस फील होगा और पेन फील होगा। पेन के कारण लैमनेस डेवलप होगा, वो ठीक से नहीं लंगड़ा कर चलेगा। कम अगर पेन होगा तो जैसे ही ऑनर बताएगा कि ऐसे पता नहीं चलता है, जब तेजी से उसको दौड़ाते हैं, बहुत रन जब कराते हैं, तब देखते हैं कि ये डिफॉर्मिटी है, कुछ एबनॉर्मल ढंग से चलता है। तो इस तरह से जो है हम उसको जो है चला करके हम देख सकते हैं कि किस पैर में, चाहे किस जॉइंट पे डिफॉर्मिटी है, चाहे किस जॉइंट पे कोई चेंजेस है, और फिर हम उसको जो है एक्सरे द्वारा जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस जॉइंट पे चेंजेस जो है अपीयर हो रहा है। अगर ये माइनर है तब, बहुत एक्यूट होगा तो वहाँ पे पाल्पेशन के द्वारा पेन होगा, इन्फ्लामेटरी चेंजेस होगा, ये सारा कुछ दिखेगा। द मेन साइन ऑफ पेन इन डॉग इज लैमनेस और लिम्पिंग। और इम्पॉर्टेंट जो है अर्थराइटिस में ये साइन होगा डॉग्स में कि लैमनेस होगा या लिम्पिंग होगा। उस पैर को रखेगा नहीं, उठा करके रखेगा, जमीन पे नहीं सटाएगा जब चलेगा तो ये इम्पोर्टेंट साइन है कि पेन है। कभी कभी जो है एकाएक एट ए सडन अपीयर होता है ट्रॉमा के कारण, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेटरी चेंजेस नहीं आता है, खास करके फ्रैक्चर के केस में। तो ऐसे केस में भी हम एग्जामिनेशन करेंगे कि आइदर इट इज ड्यू टू जो है अर्थराइटिस या लैमनेस या लिम्पिंग है, और आइदर ड्यू टू जो है फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर के कारण लिम्पिंग बहुत होगा, वो कभी पैर पर जमीन पर रखेगा ही नहीं, और जनरली क्या है, इन्फ्लामेटरी चेंज होगा जहाँ पर जो है फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन कुछ केसेज में आपको नहीं देखने को मिल सकता है, तो हम उसको एग्जामिन करेंगे, और एग्जामिन करने पर जो है स्मूथली जो है करना है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, स्मूथली हम अफेक्टेड लेग को हम एग्जामिन करेंगे। तो जहाँ पर फ्रैक्चर से इंड होता है, जनरली जहाँ पर फ्रैक्चर होगा वहाँ पर जरूर कोई करकराहट की आवाज़, जब बोन से बोन अंदर टकराता है जहाँ पर फ्रैक्चर है, तो कुछ ना कुछ जो है आवाज़ होगा। तो इस तरह की चेंजेस होगी। और अगर कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है तो फिर हम एक्सरे के द्वारा हम इसको जो है एग्जामिन करेंगे, फ्रैक्चर जो है क्लियर कट जो है पता चल जाएगा। तो द मेन साइन ऑफ पेन इन डॉग इज लैमनेस और लिम्पिंग, एंड देर आर ओनली टू रीजन्स व्हाई अ पेशेंट माइट लिम्प। या तो जो है पेन के कारण लिम्पिंग करेगा, और दूसरा स्ट्रक्चरल इनस्टेबिलिटी। एंड द स्ट्रक्चरल इनस्टेबिलिटी ड्यू टू जो है बोन्स और लिगामेंट्स दैट सपोर्ट द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आर ब्रोकन और डाउन। तो एक पेन हो सकता है, एक जॉइंट पे इन्फ्लामेशन के कारण, दूसरा फ्रैक्चर के कारण हो सकता है, और तीसरा जो है स्ट्रक्चरल इनस्टेबिलिटी कारण, उसमें पार्टिकुलरली बोन और लिगामेंट जो
ये जो है सपोर्ट करता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को, ये या तो ब्रोकन है या टॉर्न। तो लिगामेंट का भी टॉर्न हो सकता है, बोन का भी हो सकता है टॉर्न, जिसके कारण स्ट्रक्चरल इनस्टेबिलिटी होगी और पेन। इसके द्वारा जो है हम जो है लिम्पिंग को जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि लिम्पिंग का काउज ये हो सकता है, और आइदर इट इज ड्यू टू जो है फ्रैक्चर्स और ड्यू टू जो है अर्थराइटिस। उसके लिए हम फिर जो है एक्सरे जो है हम करेंगे अफेक्टेड पार्ट का, जिसके द्वारा क्लियर होगा कि आइदर ड्यू टू ये फ्रैक्चर और जो है arthritis. There are several other signs of pains, that is unusual or different posture. जब हम चलाएंगे उस चाहे बैठा रहेगा उसका पोस्चर जो है डिफरेंट होगा ड्यू टू पेन। देर इज डिक्रीज और रिड्यूस जो है एपेटाइट, एपेटाइट या तो बिल्कुल खत्म होगा या कम जाएगा। डिक्रीज प्ले, जो एक्टिविटी जो नॉर्मल डॉग की रहती है ये जो है नॉर्मल हो जाएगा, इसमें प्लेइंग में इंटरेस्ट नहीं लेगा क्योंकि उसमें पेन होता है। एंड डिक्रीज इंटरैक्टिवनेस, जो है इनएक्टिव होगा। एंड बिकमिंग विड्रॉ, जब भी आप वैसे काम में उसको हम इंगेज करते थे जो पहले बहुत अच्छे से करता था, उस काम में जो है इंगेज नहीं हो पाएगा। तो बिकम विड्रॉ मीन्स जो इंटरेस्ट रहता है खास करके वॉकिंग में या अदर एक्टिविटी में जब उसके साथ प्ले करते हैं, तो ड्यू टू लैमनेस ये जो है इंटरेस्ट तो नहीं करेगा। स्लीपिंग अलॉट मोर देन यूजुअल, जनरली नॉर्मल से ज़्यादा सोएगा। एंड वेरी इरिटेबिलिटी और असनेटी मीन्स किसी चीज़ को करने के लिए, प्लेइंग के लिए जैसे आप करते थे उसको फोर्स करेंगे तो इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ा हो सकता है, कभी कभी काट ले सकता है, क्योंकि पेन होने से वो कुछ बोल तो नहीं सकता है, तो चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा होने के कारण, इरिटेट होने के कारण कभी काट भी सकता है। तो इस तरह के चेंजेस जो है आते हैं। तो दीज ऑल आर द साइन ऑफ पेन इन ए पेट। और इन्फ्लामेशन के बारे में जैसे बताए थे, इन्फ्लामेशन जो है बॉडी का ये रिस्टोरेटिव जो है एक फेनोमिना है, इफेक्ट है। तो इन्फ्लामेशन एक प्रोटेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्स है जब भी ट्रॉमा होता है या कहीं इंजरी होती है, टू इंजरी और डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू, and we serve to destroy, dilute or wall of both the injurious agent and the injured tissue। और इसका मेन जो है काम रहता है कि इंजूरियस टिश्यू है या इंजूरियस एजेंट है, जो भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी है, इस तरह के इंजूरियस एजेंट को जो है ये डिस्ट्रॉय करे। इसी कारण WBC काउंट, वहाँ पर इंफ्लेमेटरी चेंजेस होता है ताकि WBC काउंट बढ़ जाए और इंजर्ड टिश्यू को जल्दी से जल्दी रिपेयर कर सके। तो ये जो है इंफ्लामेशन जो है बॉडी का एक गुड रिस्पॉन्स है। ये बॉडी के डिस्टर्ब टिश्यू को रिस्टोर करने के लिए रिस्पॉन्स होता है। और अर्थराइटिस का 100% जो है एलोपैथिक में ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें जब भी होगा तो हम जो है क्या करेंगे, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं, लेकिन कुछ जो है फीड में चेंजेस करके, कुछ मैनेजमेंटल जो है मैनेजमेंट करके, और कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दे करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। Therefore, the first line defense against degenerative joint disease is anti-inflammatory. Mostly इसमें हम देते हैं ट्रीटमेंट में anti-inflammatory means non-steroidal anti-inflammatory drug. And the non-steroidal anti-inflammatory drug are most preferred with respect to जो है corticosteroid. Corticosteroid देने से ज़्यादा अच्छा है non-steroidal anti-inflammatory drug, क्योंकि जहाँ ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा के बाद जो है इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड लॉन्ग टर्म में देंगे तो दिस इज द इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट, इसमें इन्फेक्शन के चांस बढ़ेंगे। तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी इज द बेस्ट। तो नसार्ड्स हम देंगे, और नसार्ड्स का मेरिट क्या है कि दैट इज प्रॉस कंटेन्स नो कॉर्टिसोन, इसमें कॉर्टिसोन नहीं है, नॉन स्टेरॉइडल है, एंड वेरी डिसेंट पेन किलर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ जनरल पेन, सभी पेन में दे सकते हैं। एंड दिस ब्लॉक द इन्फ्लेमेशन पेन। और ये जो है कॉक्स-2 इनहिबिटर होता है, तो किसी तरह के पेन में देते हैं। लेकिन ड्रॉबैक क्या है नसार्ड्स का, कॉन्स इज द पेट्स मस्ट हैव हेल्दी किडनी,
कोई अगर किडनी से मीन्स जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज सीकेडी से अगर कोई सफर्ड है, उसमें हम जब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी देखते हैं तो डोज का कौन सा हम सेलेक्ट करते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसका ध्यान रखना है। तो वी मस्ट हैव chosen the specific NSAIDs if the pet is suffers with CKD, chronic kidney disease, और जो है infectious canine hepatitis और liver disorder. So pets must have healthy kidney and livers to take these medicine. अगर ओल्ड है तो ओल्ड एज में जनरली जो है सीकेडी के चांसेस या किडनी डिस्फंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, लिवर डिस्फंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे में अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग चढ़ाना है तो जनरली जो है किडनी और लिवर फंक्शन टेस्ट, और किडनी जो है हम क्रेटिनिन या और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इसका एस्टिमेशन कर लेते हैं कि किडनी नॉर्मल है कि नहीं, और लिवर के लिए जो है एसीपीटी और टोटल बिलिरुबिन का एस्टिमेशन कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के लिए वैसे डॉग्स जिसमें किडनी या लिवर का डिस्फंक्शन नहीं है हम दे सकते हैं लंबे समय तक। एंड ऑल सीनियर पेट एंड सम नॉन सीनियर मस्ट अंडरगो रेगुलर ब्लड टेस्टिंग इन ऑर्डर टू यूज NSAID। और पार्टिकुलरली जो ब्लड टेस्ट हम करेंगे किडनी और लिवर का फंक्शन का टेस्ट करेंगे अगर लंबे समय तक देते हैं। एंड समटाइम्स कॉज जो है जीआई अपसेट, एक मेजर ड्रॉबैक है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी का, ये जो है जीआई म्यूकोसा को इरिटेट करता है, और इरिटेट करने के कारण जो है बहुत लंबे समय तक यूज करते हैं तो ये जो है गैस्ट्राइटिस डेवलप करता है। सो टू सप्रेस द गैस्ट्राइटिस आप हमेशा देखेंगे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं तो हम H2 ब्लॉकर देते हैं, लाइक जो है रेनिटिडीन, फोमेटिडीन, दीज आर ऑल H2 ब्लॉकर। तो H2 ब्लॉकर देखते हैं, दीज जो है सप्रेस द साइड इफेक्ट ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। आप मेडिकल डॉक्टर्स कभी दिखाए होंगे तो देखेंगे कि पेन किलर कोई देता है तो एसी लॉक का भी टैबलेट देता है, या जो है पैनफोटोजॉल H2 ब्लॉकर है उसका भी टैबलेट देता है। पर्पस ये है कि इसका जो साइड इफेक्ट है जो जीआई म्यूकोसा को इरिटेट करता है वो साइड इफेक्ट को सप्रेस करे। जीआई म्यूकोसा को अगर कंटिन्यूस इरिटेशन होगा ड्यू टू नॉन स्टेरॉयडल लॉन्ग टर्म यूज ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, तो ये बाद में जा करके जो है गैस्ट्राइटिस और फिर जो है पेप्टिक अल्सर वगैरह हो सकता है। तो इसके लिए हम साइड इफेक्ट को रोकने के लिए साथ में हम H2 ब्लॉकर या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक जो है पैनफोटोजॉल या उमिप्राजोल देते हैं। तो समटाइम्स कॉज जीआई अपसेट और कैन नॉट बी यूज्ड विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एक साथ जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाइक कॉर्टिसोन और प्रेडनिसोलोन और बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन, ये कोई जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग मोस्ट ऑफ द कंडीशन किसी भी कंडीशन में जनरली साथ नहीं देना चाहिए जब तक कि उस तरह का कोई बहुत ज़रूरत नहीं हो। तो दोनों को जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग और कॉर्टिकोस्टेरॉइड दोनों को साथ साथ नहीं देना चाहिए। पीयू जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स बहुत न्यूट्रिएंट ऐसा है जो डिजेनरेटिव ज्वाइंट डिजीज में बहुत फायदेमंद होता है, साथ साथ में एज ए कोथेरापी के रूप में हम सप्लीमेंट करेंगे। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स आर फूड सप्लीमेंट दैट प्रमोट हेल्दी ज्वाइंट को प्रमोट करता है। नोट दीज आर नॉट मेडिसिन एंड डू नॉट किल पेन, ये कोई पेन किलर या कोई मेडिसिन नहीं है, ये जो है गुड ज्वाइंट हेल्थ के लिए ये जो है कंपाउंड है जिसका हम जनरली एज ए कोथेरापी में यूज करते हैं। दीज आर विटामिन फॉर ज्वाइंट हेल्थ एंड मोस्टली जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स कंटेन इंग्रेडिएंट लाइक जो है ग्लूकोसामीन एंड कॉन्डोटीन एंड फिश ऑयल। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल में मुख्य रूप से जो है ग्लूकोसामीन, कॉन्डोटीन और फिश ऑयल रहता है। जैसे साइनोपेट बहुत सा प्रोडक्ट आता है, साइनोपेट एक प्रोडक्ट आता है, मेगाफ्लेक्स करके जो है प्रोडक्ट है जो पेट में हम यूज करते हैं। दीज ऑल कंटेन जो है न्यूट्रास्यूटिकल एंड ऑल दीज कंटेन ग्लूकोसामीन, कॉन्डोटीन एंड फिश ऑयल। तो ये सब मिला फूड हम देते हैं, और हम जो है इन्फ्लामेशंस के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देते हैं। तो हेरिडिटी को छोड़ दें तो बाकी जो नॉर्मल काउज है इसमें जो है रिस्टोर हो जाता है।
हेरिडिटी को कंट्रोल करना दिक्कत होता है, कम्प्लीटली ठीक नहीं होता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करते हैं, सावधानी रखते हैं, जिस तरह से ह्यूमन में मैनेजमेंट या जो है फिजियोथेरापी वगैरह कराते हैं। तो अदर पॉसिबिलिटी हेल्पफुल ट्रीटमेंट ह्यूमन में जैसा है इसमें भी ट्राई किया जा सकता है, डॉग में देखने को मिला है कुछ साइंटिस्ट इसमें देखें कि इस तरह के केस में भी एक्यूपंक्चर या कोल्ड थेरापी या एक्सरसाइज तो जरूरी है, लेकिन एक्यूपंक्चर के द्वारा भी बहुत हद तक जो है ये मिनिमाइज होता है। कोल्ड थेरापी या लेजर थेरापी के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है, जब लेजर बीम हम वहाँ देते हैं अफेक्टेड जॉइंट पर, तो उसके द्वारा भी होता है। हम लोग के यहाँ भी क्लिनिक में एक लेजर है जिसके द्वारा हम लोग जो है थेरापी देते हैं करीब एवरी डे जो है 5 मिनट तक, उससे भी बहुत केस में जो है सफलता मिला है। तो एक्यूपंक्चर जो ह्यूमन में पॉपुलर है इसको भी हम करके देखते हैं, इसमें भी इसके देने से भी कुछ इम्प्रूवमेंट आता है। कोल्ड थेरापी और लेजर थेरापी के द्वारा भी, एंड फिजिकल थेरापी और रिहैबिलिटेशन जिसको कहते हैं फिजियोथेरापी, इसके द्वारा भी मिलता है। तो ये भी साथ साथ हम कर सकते हैं, करते हैं। और पार्टिकुलरली जो है कैट में बहुत सा ड्रग जो है नहीं देते हैं। तो डॉग कैट में जब भी आप ड्रग लिखते हैं तो थोड़ा, यहाँ तो केस बहुत कम आते हैं कैट के, लेकिन उसमें हम सावधानी रखते हैं। तो कैट में भी इस तरह का होता है, तो मुख्य रूप से हम न्यूट्रास्यूटिकल्स जिसमें कॉन्ड्रेटिन या जो है ग्लूकोसामीन जो मिला हुआ है वो हम देते हैं। एंटीपायरेटिक के रूप में, एंटी इंफ्लेमेटरी के रूप में मेलॉक्सिकैम देते हैं। मेलॉक्सिकैम सेफ है, किसी में भी दे सकते हैं। ऑनसीर गाबापेंटीन भी देते हैं और ट्रामाडोल भी देते हैं। तो दी जो है नॉन स्टेरॉयडल और जो है ड्रग्स आर गिवन टू कंट्रोल जो है अर्थराइटिस पेन इन जो है कैट। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स तो कोई नसाट नहीं है, ये जो हम एज ए न्यूट्रिएंट के रूप में देते हैं जो हेल्दी जॉइंट के लिए रहता है, जिसमें ग्लूकोसामीन है। मेलॉक्सिकैम इज द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ये देते हैं। गावापेन ट्रामाडोल भी जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। और गावापेंटीन जो देते हैं ये भी हेल्प करता है पेन में भी थोड़ा, अगर किसी कारण से दर्द के कारण बहुत नहीं सो रहा है तो उसमें जो है काम करने में जो है हेल्प करता है। तो मेजर ड्रॉबैक्स आर मेनली जो है ऑफ दिस ड्रग। मेलॉक्सिकैम इज ऑफन यूज्ड इन कैट्स, कैट में जो है मेलॉक्सिकैम यूज होता है, बट इज नॉट FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन द USA। ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए जो है USA में FDA अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन इंडियन कंडीशन में मेलॉक्सिकैम देते हैं हम लोग जो है। एक कैरोडील करके है, कैप्रोफेन है। कैरोडील को हम भी 4 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम डॉग कैट में देते हैं। मेलॉक्सिकैम रिक्वायर वेरी गुड हेल्दी किडनी एंड गुड हाइड्रेशन स्टेटस। जब भी मेलॉक्सिकम हम देते हैं तो क्या है, CKD नहीं होना चाहिए, क्रॉनिक किडनी डिजीज नहीं होना चाहिए कैट में, क्योंकि अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज है और मेलॉक्सिकम देते हैं तो ये किडनी को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। हाइड्रेशन लेवल होना चाहिए अच्छा, मीन्स किसी भी कारण से डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए एनिमल को। इवन सो इट स्टिल कैन कॉज किडनी फेलियर इन सम कैट। तो कैट में बहुत कॉशन से देना है मेलॉक्सिकम, और जो है मेलॉक्सिकम का डोज कम देना है, आवश्यकता के अनुसार ही देना है, ज़्यादा लंबा यूज नहीं कराना है। ऑनसीर इज ओनली FDA अप्रूव्ड फॉर 3 consecutive days इन द USA। तो ये यहाँ पर अभी मार्केटेड नहीं है, इतना नहीं यहाँ पर आता है। गावापेंटीन एंड ट्रामाडोल ये उपलब्ध है यहाँ। गावापेंटीन एंड ट्रामाडोल हैव टू बी कंपाउंडेड एंड आर नॉट FDA अप्रूव्ड फॉर कैट इन द USA। USA में जो है कैट के लिए FDA अप्रूव नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है हम यूज करते हैं। तो कैट का केस हम लोग के पास कम आता है। कैट का जब भी केस देखते हैं तो बहुत जो है ये सेंसिटिव है कैट विथ रिस्पेक्ट टू डॉग। तो कैट में बहुत समझ करके नहीं है
तो हम जानकारी ले करके हम इसमें दवा लिखते हैं हम लोग। तो कैट में बहुत कॉन्शियस होकर के कोई दवा प्रिस्क्राइब करना है, लेकिन डॉग में मोस्टली जो है हम न्यूट्रास्यूटिकल्स, मेलोक्सिकम या कैप्रोफेन का कैरोडील करके प्रिपरेशन जो आता है 4 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, और अदर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लाइक जो है ट्रामाडोल वगैरह यूज करते हैं। और न्यूट्रास्यूटिकल साथ में देते हैं, साथ में एक्सरसाइज कराते हैं। इसके बाद जो है कोई फिजियोथेरापी संभव है तो फिजियोथेरापी करते हैं, इसके द्वारा ही कंट्रोल करते हैं। और जो हेरिडिटी काउज है एर्थराइटिस का, इसको 100% कंट्रोल नहीं मैनेज किया जा सकता है, इसको वस्तुतः ठीक नहीं किया जा सकता। तो 100% जो है ट्रीटमेंट जो है एर्थराइटिस का, ये जो है एलोपैथिक्स में संभव नहीं है। तो इस तरह से मैनेजमेंट करके ही हम लोग कंट्रोल करते हैं। लार्ज एनिमल में अलग से क्लास में संभव होगा तो बताएंगे। लार्ज एनिमल में मुख्य रूप से भी जॉइंट में इन्फ्लामेशन होता है, इसका बहुत सा काउज है। कुछ तो हम कारण यहाँ देख रहे हैं कि थलेरिया से जब अफेक्टेड एनिमल होता है तो उसमें भी जो है कहीं न कहीं जॉइंट में चेंजेज आता है। कहा कि बहुत हमें मिला है कि थलेरिया से अफेक्टेड अगर लार्ज एनिमल कैटल है तो जॉइंट में इन्फ्लामेशन होगा, वो लंगड़ाने लगेगा। तो मोस्टली जो है लार्ज एनिमल में इन केस ऑफ जो है ट्रॉमा के कारण इसमें भी हो सकता है, जनरली ट्रॉमा के कारण होता है। लार्ज एनिमल में हम क्लास अलग लेंगे। हाइग्रोमा भी होता है, कंटिन्यूअस उठने बैठने से रफ सरफेस है तो कार्पेल जॉइंट है, ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है, हाइग्रोमा अपीयर होता है। और वहाँ पे भी कभी कभी सेप्टिक हाइग्रोमा हो जाता है, मीन्स वहाँ पर जो है इन्फ्लामेटरी चेंज के बाद वहाँ पर इन्फेक्शन होता है और उस जॉइंट पे पस का एक्यूमुलेशन होता है। तो प्रैक्टिकली जो है जॉइंट लार्ज एनिमल में अगर जॉइंट का इन्फ्लामेशन है तो दो चीज आप देखेंगे, या तो देखेंगे कि जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बढ़ गया। तो जनरली वैसे केस में साइनोवियल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है तो एसेप्टिक मेजर लेते हुए वहाँ पर हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अफेक्टेड पोर्शंस को एसेप्टिक मेजर लेकर के वॉश कर देते हैं। और जो है स्टेराइल नीडल हम जब इंसर्ट करते हैं तो अगर फ्लूइड जैसा आता है सब्सटेंस, दैट इज देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड एक्सिस एक्यूमुलेट हो गया, उसको अलग सिरिंज वगैरह से नहीं सक करते हैं, ऐसे ही 18 नंबर के नीडल इंसर्ट करके छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के बाद देखेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरते गिरते वो फिर बंद हो जाता है। फर्दर उसको सक नहीं करते हैं, फिर नीडल को निकाल करके फिर उसमें हम जेंटामाइसिन जो है 4-5 ml और 1 ml जो है प्रेडनिसोलोन, ये मिला करके हम देते हैं। तो क्या होता है कि ये वहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने से जो एक्सेसिव प्रोडक्शन वहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा था साइनोवियल फ्लूइड का, ये घटता है। इसके कारण जो है प्रैक्टिकली जो है धीरे धीरे वहाँ जॉइंट में जो चेंजेस था ये ठीक होता है। सिस्टेमिक भी हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, तो लोकली जो है हम एंटीबायोटिक प्लस जो है प्रेडनिसोलोन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देते हैं, तो जनरली जो है ठीक हो जाता है। अगर किसी कारण से पस का एक्यूमुलेशन हो गया है तो जैसे ही हम 18 नंबर के नीडल से पंक्चर करते हैं तो आपको पस आएगा। पस आएगा तो किसी भी हालत में आप लोकली एंटीबायोटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, पेरेंटल एंटीबायोटिक देते हैं, वो कभी ठीक नहीं होता। तो उसमें सर्जिकली जो है ऑपरेट करके जॉइंट पे सेप्टिक मेजर लेते हुए स्लाइट ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करके पस को इवैक्यूएट करते हैं, और इवैक्यूएट करने पर जो वहाँ नॉर्मल जो ड्रेसिंग करते हैं और फिर सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देते हैं, तब वो जो है कंप्लीट ठीक होता है। तो जनरली जो है दो तरह के केसेस जो है लार्ज एनिमल में मिलेंगे, या तो जो है फ्लूइड का फ्रेश फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ, दैट इज एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, उस केस में वो ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर जो है सेप्टिक हो गया है जिसमें पस आएगा तो इसमें इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कुछ भी एक्यूमुलेशन नहीं है, सिर्फ इन्फ्लामेशन है, तो हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग मुख्य रूप से वो देंगे। कुछ जो है B1 B6 B12 का प्रिपरेशन देते हैं। तो ये सब देने से जो है मैनेजमेंट करते हैं, तो जनरली जो है रिस्टोर कर जाता है।
So thank you all of you. Hello, hello. Yes, sir. Thank you, हाँ, sir. Yes, sir. तो लार्ज एनिमल में मोस्टली यही सब केस मिलता है प्रैक्टिकली, और ये ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ वैसा खास होगा तो किसी स्लाइड में कुछ जो है अर्थराइटिस इन लार्ज एनिमल को ऐड करके कुछ दिखाएंगे, फोटोग्राफ वगैरह, और कुछ वैसा रहेगा तो बताएंगे। ठीक है। और हेरिडिटरी काउज किसी में भी एनिमल में है, अगर लार्ज एनिमल और पेट एनिमल, अगर हेरिडिटरी काउज है वो 100% रिकवर्ड नहीं होता है, ठीक नहीं होता। ठीक, थैंक यू। ठीक है। लीव थैंक यू करते सर। हैं। प्रणाम सर। हम्म,